हाय एवरीवन। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री वर्स केमिस्ट्री क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम यहाँ पे अपना इक्विलिब्रियम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बात की थी केमिकल इक्विलिब्रियम की, जहाँ पर हमने उसको कंप्लीट किया था और साथ में देखे थे कि उससे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। राइट, तो केमिकल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड हमने टॉपिक्स को भी कवर कर लिया और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी हमने कवर कर लिए। रही बात पीवाईक्यू की, तो उनको हम इस चैप्टर के कवर होने के बाद आपको एक बार करा देंगे। राइट, आई होप आप सबने वो सेशन जाके देख लिया है एक बार। यदि अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके आप वहां से उसको चेक कर लो, है ना, देख लो एक बार। आज वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। राइट, तो यहाँ पे हम समझेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, किस में होता है। साथ में यहाँ पर हम देखेंगे कि एसिड बेस क्या होते हैं, एसिड बेस का कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसके बाद हम देखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। उसके बाद समझेंगे कि एसिड बेस में पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पीएच कैलकुलेशन, और साथ में आपसे कहें तो सिंपल सा हम यहाँ पे देखेंगे एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। राइट, तो ये वाले टॉपिक हम आज कवर कर लेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। इस तरीके से अपना आयनिक इक्विलिब्रियम भी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर एसिड बेस से। अच्छा, उसके पहले आपको बता दें कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है, तो देखो, जो केमिकल इक्विलिब्रियम की हमने बात की थी वो आपका होता था किस तरीके से, जैसे आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखे थे वहां पर। राइट, तो इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम है उसको हम क्या नाम देते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, अब यही इक्विलिब्रियम यदि अपनी आयनिक स्पीसीज और नॉन आयनिक स्पीसीज के साथ हो जाए, जैसे इस तरीके से, सपोज हमने आपको बोला कोई अपने पास ये एसिड है, एसिडिक एसिड, तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, कैटायन एनायन। तो ये किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में, प्लस माइनस। राइट, और ये आपको किस फॉर्म में है, ये नॉन आयोनाइज फॉर्म है। राइट, तो ये आप बोलोगे नॉन आयोनाइज फॉर्म। तो जब आपका इक्विलिब्रियम इस तरीके से हो, आयोनाइज और नॉन आयोनाइज फॉर्म में स्पीसीज हो और उनके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाए, तो उसको हम नाम देते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बस इतना सा डिफरेंस होता है केमिकल और आयनिक में, समझ आए ना बात। ये आपका हो जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट, तो केमिकल इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर स्पीसीज है ना, नॉर्मल सा, और उसके बीच में इक्विलिब्रियम है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन यदि अपने पास एक कंपाउंड है जो कि नॉन आयोनाइज फॉर्म में है, सॉल्यूशन बनाने पर उसका आयोनाइज फॉर्म हो जाता है और आपस में वो इक्विलिब्रियम में रहते हैं, तो उसको हम नाम देंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट, इसको हम डिटेल में समझेंगे। सो आप यदि आयनिक इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे करोगे, आप बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम बिटवीन नॉन आयोनाइज एंड आयोनाइज फॉर्म ऑफ दैट स्पीसीज दैट बी कॉल्ड आयनिक इक्विलिब्रियम। राइट, अब हमें यहाँ पे स्टार्टिंग में पहले समझना है कि एसिड बेस क्या होते हैं। देन इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, है ना। और फिर बाद में देखेंगे कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है, कैसे निकालते हैं। वो सारी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो राइट, तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा एसिड बेस के लिए, जो थ्योरी आई थी, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, हम लोग वन बाई वन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सर हम अब सबसे पहले आपको बताने वाले हैं आर्हीनियस थ्योरी। एसिड बेस के लिए जो सबसे पहली थ्योरी आई थी वो कौन सी थी, आर्हीनियस। आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते चलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आर्हीनियस थ्योरी, या फिर आप बोल सकते हो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या था एसिड बेस के लिए, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड क्या होते हैं, आप बोलोगे विच प्रोड्यूस, राइट, प्रोड्यूस H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन मतलब आपने वाटर में बनाया है, ठीक है, सॉल्यूशन किस में बनाया है, इसका वाटर में। तो आपने किसी कंपाउंड को, किसी स्पीसीज को वाटर में डिजोल्व किया, वाटर में घोलने पर यदि वो आपको वहां पे H प्लस आयन देता है तो वो एसिड हो जाएगा। सिमिलरली इन्होंने बेस क्या बताया, इन्होंने बताया कि स्पीसीज विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक, अब आपने यदि उस कंपाउंड का क्या बनाया, पानी में उसको घोला है, और यदि वो आपको हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो हम उसको बोलेंगे बेस। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो यहाँ पे सिंपल सा, हमने HCl लिया,
इसको वाटर में डिजोल्व किया तो क्या मिलेगा आपको H+। यहाँ एक्वस, एक्वस का मतलब है कि उसका जलीय सॉल्यूशन है ना, आप बोल सकते हो कि उसका हिंदी में एक्वस को क्या बोलोगे, जलीय, मतलब वाटर में सॉल्यूशन। तो HCl ने क्या दे दिया देखो, H+ और साथ में Cl-। H+ दिया तो आप इसको क्या बोल दोगे कि ये एक आपका एसिड है। ठीक। आप चाहो तो यदि हमने HCl की जगह पे दिया होता आपको NaOH, और इसका हमने वाटर में सॉल्यूशन बनाया होता, तो क्या बन जाता आपके पास देखो, Na+ एक्वस और हाइड्रोक्साइड आयन भी एक्वस। ठीक। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर यदि वो आपका H+ आयन देता है तो एसिड होगा, हाइड्रोक्साइड आयन देता है तो बेस होगा। तो यहाँ पे NaOH ने क्या दिया देखो, सॉल्यूशन बनाने पर हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको आप बोलोगे कि ये आर्गेनियस बेस हो जाएगा। आर्गेनियस का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस एसिड आपके वो होंगे जो H+ आयन देते हैं वाटर में। सॉल्वेंट याद रखना, यहाँ पे वाटर ही होना चाहिए, वाटर के अलावा कुछ नहीं। तो वाटर में जो आपका H+ दे वो एसिड, और वाटर में जो आपका हाइड्रोक्साइड आयन दे वो आपका बेस हो जाएगा। इतना तो क्लियर। लेकिन आप यदि देखो यहाँ पे हम बात करें NH3 की, तो आपको पता है NH3 क्या है, बेस। ये क्या है, बेस। लेकिन ये तो हाइड्रोक्साइड आयन नहीं देगी वाटर में डिजोल्व करने पर, तो कैसे पता चलेगा कि ये बेस है। तो आर्गेनियस थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। तो सारे कंपाउंड को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसलिए दूसरा जो कॉन्सेप्ट निकल के आया एसिड बेस के लिए वो क्या था। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है ना, ये हमने आपको बताया था कि आयनिक और केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था इनका, जो आया था, जो दिया था ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने। नाम से याद रखना है आपको, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। एसिड बेस का जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो कौन सा था, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट। क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट, समझते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के हिसाब से इन्होंने बताया था कि एसिड क्या होते हैं। तो एसिड आप बोलोगे H+ डोनर, जो H+ देता है वो एसिड होते हैं। बेस क्या होते हैं, है ना, आप बोलोगे H+ एक्सेप्टर। तो इन्होंने ऐसे डिफाइन किया, इन्होंने कहा कि वो स्पीसीज जो H+ दे वो एसिड हो जाएगी, और स्पीसीज वो जो H+ को ले ले वो आपकी क्या हो जाएगी, ब्रॉन्स्टेड एलोरी बेस। ठीक। जैसे एग्जाम्पल हम आपको बताएं तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे सपोज हमने ले लिया HCl और NH3, तो होगा क्या, आपके पास बनेगा NH4+ और Cl-। तो यदि आप यहाँ पे देखो, HCl ने क्या कहा, क्या किया यहाँ पे, H+ डोनर, इसने H+ दे दिया। और NH3 में देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर थे, इसने वो H+ एक्सेप्ट कर लिया। तो ये क्या है यहाँ पे, H+ एक्सेप्टर। तो जिसने H+ दिया उसको आप क्या बोलोगे, उसको बोलोगे आप एसिड। और जिसने H+ ले लिया वो क्या हो जाएगा, बेस। ठीक। तो H+ डोनर आपका एसिड होता है, H+ एक्सेप्टर होता है बेस। एक किसने कहा था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने। सिंपल सा था। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बताई कि देखो, जब इसने H+ ले लिया, ठीक, जब इसने H+ ले लिया NH3 ने, तो लेने पर तो जिसने लिया वो बेस हो गया, और लेने के बाद जो बन जाएगा ना, उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस से बनता है कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड से बनता है कॉन्जुगेट बेस। तो जब बेस ने H+ ले लिया तो क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड। और जब हम बात करें Cl- की, तो इसने क्या किया यहाँ पे, ये कहाँ से आया, H+ निकलने के बाद, तो एसिड से निकल के आया ये Cl-। तो इसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट बेस। ठीक। एक बार हो गया आपका कॉन्जुगेट बेस। तो हमेशा याद रखना, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनेगा, जो बेस होगा, जब वो H+ आयन ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके बाद जो स्पीसीज बनेगी वो कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगी। और जब अपने पास एसिड होगा, एसिड ने जब H+ निकाल दिया हमने, तो उसके बाद जो बनेगा वो कॉन्जुगेट बेस हो जाता है। ठीक। यहाँ पे एक चीज नोट कर लेना कि बीकर दी एसिड, राइट, यदि एसिड बीक है तो क्या होगा,
स्ट्रॉन्गर विल बी कॉन्जुगेट बेस। ठीक। और वाइस वर्सा आप इसमें यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक। मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब ये है कि अपना एसिड यदि वीक है तो उससे जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा वो स्ट्रांग होगा। यदि अपना एसिड स्ट्रांग होता तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा होता? वीक। जैसे यहाँ पे HCl है। HCl कैसा एसिड है? हमें पता है स्ट्रांग एसिड है। तो उससे जो कॉन्जुगेट बेस बना जो कि क्या है यहाँ पर? Cl-, तो ये अपना वीक होगा। तो स्ट्रॉन्गर दी एसिड, वीकर विल बी द कॉन्जुगेट बेस। वीक यदि अपने पास एसिड होगा तो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा। ये यहाँ पे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम आप एप्लीकेबल करोगे बेस के लिए भी, कि यदि वीक बेस होगा तो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग होगा। यदि बेस अपने पास स्ट्रांग है तो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा? वीक। ठीक। तो इस तरीके से होता है। तो याद रखना ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने क्या कहा था? एसिड आपके H+ डोनर होते हैं और बेस आपके H+ एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ के बाद देखो एक और कॉन्सेप्ट आया, जो तीसरी कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है वो हम आपको इस तरफ देने वाले हैं। वो था अपना लुईस कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कौन सा था एसिड बेस के लिए? लुईस। इन्होंने क्या कहा था? तो इनकी डेफिनेशन थी, देखो अकॉर्डिंग टू लुईस, एसिड क्या होते हैं? लॉन पेयर, है ना? लॉन पेयर एक्सेप्टर। जिसने एक्सेप्ट कर लिया लॉन पेयर को। ठीक। लॉन पेयर एक्सेप्टर मीन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। एक लॉन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो लॉन पेयर एक्सेप्ट कर ले, ठीक, वो आपका हो जाएगा लुईस एसिड। ठीक। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लोन पेयर की जगह पे इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लो, वो ज्यादा बेटर वर्ड है ना। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर हो वो आपके लोन पेयर ही हो, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो आपका एसिड हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब देखो यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया है पेयर। पेयर का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। तो एसिड क्या कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और बेस क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है। ठीक है। तो समझते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ। देखो, जैसे अपने पास सपोज होता है NH3। तो NH3 के पास क्या है? लॉन पेयर्स है। मतलब ये दे सकता है। NH3 में नाइट्रोजन के पास है क्या? लॉन पेयर। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ठीक है। और लेने वाला है, मान लो हमने यहाँ पे दे दिया H+। अब H+ मतलब हाइड्रोजन के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक था प्लस, मतलब वो भी निकल गया। तो हाइड्रोजन के पास क्या है? बैक एंड ऑर्बिटल। तो होगा क्या? जो नाइट्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन पेयर है वो कौन ले लेगा? हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने डोनर का डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए उस पर कैसा आ गया? चार्ज प्लस। तो यदि आप इसको देखो तो ये क्या हो जाएगा? बेस। और H+ क्या हो गया? एसिड। और ये बनेगा सॉल्ट। याद रखना ये कौन सा बॉन्ड बन गया? तो ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक। और दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा भी ले सकते हो। देखो सपोज हमने NH3 दे दिया आपको। अब देखो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर है तो डोनेट करेगा, और रिएक्शन हमने करा दी BF3 के साथ। तो बोरॉन BF3 में देखोगे तो बोरॉन के पास क्या है? बैक एंड पी ऑर्बिटल। तो बैक एंड पी ऑर्बिटल में ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे दे देगा। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो देखो NH3 ने इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया? डोनेट। तो ये आपका बेस हो जाएगा। और इसने BF3 ने एक्सेप्ट किया है तो ये आपका लुईस एसिड हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आपका लुईस एसिड होता है। इस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। तो ब्रोंस्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि H+ डोनर एसिड, H+ एक्सेप्टर बेस। ठीक। तो कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनाओगे? हम उसमें जो बेस होगा उसमें एक H+ ऐड कर दो तो उसका कॉन्जुगेट बेस बन जाए, कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनाओगे? जो एसिड होगा उसमें से H+ निकाल दो तो कॉन्जुगेट उसका बेस बन जाएगा। ठीक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है ना। तो आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं एसिड बेस की जो है। आप सबसे पहला आर्गेनियस, फिर ब्रोंस्टेड लॉरी, और फिर उसके बाद लुईस। ठीक। क्योंकि इनमें से कोई एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो सारे एसिड बेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, इसलिए हमें इन तीनों को ही याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है। सिंपल सा था। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की। अच्छा, उससे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से पहले हम बात करेंगे सब्सटेंसेस की।
सब्सटेंस अपने दो टाइप से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होगा इलेक्ट्रोलाइट, एक होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, यहीं पे देखो लिख लेते हैं हम, राइट। इलेक्ट्रोलाइट आपके वो होते हैं, जैसे हमने इसका सॉल्यूशन बनाया तो वो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। आप बोलोगे डिसोसिएटेड, अच्छा पूरा आप लिखो तो ऐसा लिख लोगे कि सब्सटेंस, ठीक, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिख सकते हो। वेट ऑल ऑफ यू, ठीक, या राइट अभी है ना। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सब्सटेंसेस डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए वो इलेक्ट्रोलाइट है ना। और इसमें बोलोगे डज नॉट, या फिर आप बोल सकते हो डू नॉट डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस, राइट। जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाए उसको बोलोगे आप इलेक्ट्रोलाइट, और जो अपने आयंस में डिसोसिएट ना हो उसको आप बोलोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इतना तो क्लियर, ठीक। अब जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं इसको हम अच्छा इसके एग्जाम्पल लिख लेना आप। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पे, आपके जैसे हो गया ग्लूकोज, ठीक है, जैसे आपका हो गया यूरिया। तो यूरिया का फॉर्मूला भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला आपको हम बताएं, ग्लूकोज का आप सबको पता होगा है ना। इसका होता है NH2CO NH2, ठीक। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज, यूरिया एक ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ये आपके होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस जिसको हम डिजोल्व करेंगे और वो अपने आयंस में डिसोसिएट ना हो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ऐसे सब्सटेंसेस जो आपने डिजोल्व किया और वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएं उनको आप बोलते हो इलेक्ट्रोलाइट। तो इसलिए बोला सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस वो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, और जो डू नॉट डिसोसिएटेड इनटू देयर आयंस उनको हम बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आप यहाँ पे देखो, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, ठीक, इसको फर्दर हम टू कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करेंगे, टू कैटेगरी में। ये फिर से दो टाइप के आपके हो सकते हैं, ठीक। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एक होते हैं आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है, तो वो आप नोट करना साथ में। आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कौन से आएंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक। और जो है ना वीक में कौन से आएंगे, जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। आप बोल सकते हो पार्शियली डिसोसिएटेड, ठीक। अब जैसे इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस होते हैं वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। जितने भी आपके सॉल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से मिलकर बनने वाले वो आपके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अच्छा इसमें क्या आएगा आपका, जैसे जितने भी वीक आपके पास एसिड और बेस होते हैं वो आपके आते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में, ठीक है। और उनसे बनने वाले सॉल्ट भी यहाँ पे। तो आप एक चीज याद रखना, सॉल्ट जितने होंगे वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और जो वीक होगा उसमें कौन से आएंगे, वीक एसिड वीक बेस। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको बताएं तो इसमें आप बोल सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड हो गया CH3COOH, जैसे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये क्या हो जाएंगे आपके वीक। देखो ये क्या है, ये होता है वीक बेस। OH- है उसके पास, इसके पास H+ आयन है, तो ये आपका एसिड हो जाएगा, लेकिन कैसा है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड वीक बेस किस में आते हैं, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। और स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस किस में आएंगे, इसके एग्जांपल आप बोल सकते हो, जैसे आपको पता है NaOH बेस हो गया, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया। तो ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में, ठीक। तो इलेक्ट्रोलाइट वो हो गए जो अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं,
वो इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते हैं वो आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इलेक्ट्रोलाइट को हमने दो तरीके से डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग और वीक कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, और वीक आपके वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। ठीक, इतना तो क्लियर। अब देखो ये जो डिसोसिएट होते हैं ना इलेक्ट्रोलाइट, तो कितना डिसोसिएट हुआ उसको हम किस तरीके से दिखाते हैं। तो उसके लिए एक टर्म आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो क्या बताता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। अल्फा क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। ठीक, और डिवाइड में आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब हमने कोई कंपाउंड लिया, कोई सब्सटेंस लिया, हमने उसको डिजोल्व किया, अब वो कितना ब्रेक हो गया अपने आयंस में, वो कौन बताएगा हमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, और मिनिमम 0। दैट मीन्स वो डिसोसिएट हुआ ही नहीं, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाएगा। ठीक, तो मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1, मिनिमम हो सकती है 0। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो तो अल्फा क्या बताता है हमें कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा कि एसिटिक एसिड, आपको पता है कि कैसा एसिड है? बीक एसिड है। तो कंप्लीटली डिसोसिएट तो नहीं होगा, ये हमें पता है क्योंकि बीक है, तो बीक इलेक्ट्रोलाइट आएगा, तो कुछ डिसोसिएट होगा, कंप्लीटली नहीं होगा। सपोज स्टार्टिंग में हमने इसका ले लिया 1 मोल। ठीक, कभी डिसोसिएट नहीं हुआ था। इसके बाद हमने इसका सामने सपोज ले लिया कि इसका जो डिसोसिएशन हुआ है, ठीक है, सपोज वो आपका यहाँ पे डिसोसिएशन हम ले लेते हैं, सपोज कि ये 0.5 मोल इसके डिसोसिएट हो गए। ठीक, तो 1 - 0.5 बचेगा, ये 0.5 बन जाएगा, ये 0.5 अभी हमने माना है। देखो यदि 0.5 मोल डिसोसिएट हुए मतलब इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आएगी? 0.5। ठीक, ये हम मान के चले हैं, लेकिन निकलेगा कैसे देखो, समझना आप यहाँ पे। तो ये कितना बचेगा? 0.5, ये बचेगा, देखो 0.5 बना है, ये भी 0.5 बना है। ठीक, तो समझ आए ना आपको बात? ठीक है, अब देखो आप इसको निकालोगे कैसे, तो आपको पता है कि क्या करना है हमें, कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड हमने कितना कहा कि 0.5 डिसोसिएट हो गया। तो अल्फा निकालोगे कैसे? नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, दैट मीन्स 0.5, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने थे? 1, तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आएगी 0.5। ठीक, जनरल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो आपको बता देते हैं कि सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, कि सपोज हमने मान लिया यहाँ पर कि इसके एक्स मोल डिसोसिएट हो गए। कितने मोल्स डिसोसिएट हुए? एक्स, तो ये एक्स बन गया। तो कितना डिसोसिएट हुआ? एक्स डिसोसिएट हुआ। तो इसके लिए अल्फा कैसे निकालोगे आप? अल्फा इक्वल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, एक्स हुए हैं तो एक्स डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे इसके पास, देखो एट इक्विलिब्रियम आप यहाँ पे निकालोगे टोटल मोल्स, तो 1 - एक्स प्लस एक्स तो कितना आ जाएगा? 1 + एक्स। तो आप यहाँ पे रख सकते हो 1 + एक्स। इस तरीके से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। एट इक्विलिब्रियम हमने ये निकाला है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालनी है आपको, ये बात क्लियर हुई ना, कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम परसेंटेज में भी दिखाते हैं। परसेंटेज में आप कैसे निकाल के दिखाओगे? देखो परसेंटेज में हम ऐसे, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से मल्टीप्लाई। तो अल्फा की वैल्यू यदि 0.5 है, तो परसेंटेज में कितनी आएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50%। ठीक है ना। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0 से लेके 1 के बीच में, 0 to 1, मैक्सिमम 1, मिनिमम 0। ठीक, तो यदि कोई अपने पास कंपाउंड है, यदि वो 50% डिसोसिएट हुआ है तो उसकी अल्फा 50%, 40% होगा तो 40। तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, राइट। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो, देखो प्रीवियस स्लाइड में ही ऐड कर लेना, कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आप बोलोगे कि जो अल्फा होता है वो =1। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आप बोलोगे कि अल्फा की वैल्यू आएगी <1। 1 से कम होगी, कितनी भी हो सकती है, 70%, 80%, है ना, 50%, कितनी भी होगी, लेकिन 1 से क्या आएगी? वो कम। इतना समझ गए? तो अल्फा क्या होता है कि कोई सब्सटेंस अपने पास है तो वो कितने मोल्स में डिसोसिएट हुआ है, वो होता है उसका अल्फा।
ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि एक्स मोल डिवाइड डिसोसिएट हो गया और टोटल मोल्स कितने हो गए, फिर 1 + x यहाँ पे, तो ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है ना। तो अब देखो इसका यूज कहाँ पे करेंगे हम, वो आपको हम अभी बताएंगे। ठीक। वो हम आपको बताने वाले हैं कि जब हम बीक एसिड की बात करेंगे, वहां पे पीएच कैलकुलेशन की बात करेंगे, तो इस अल्फा से ही हमें बहुत हेल्प मिलती है, कैसे वो समझेंगे। तो बस हमें अभी यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अल्फा क्या होता है, कि कोई सब्सटेंस अपने पास है तो वो कितने मोल्स में डिसोसिएट हो गया, उसका कितना हिस्सा है जो डिसोसिएट हो गया है अपने आयंस में, वो उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक। एप्लीकेशन पर चलेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेशन किसके लिए, फॉर बीक एसिड के लिए। तो बीक एसिड में हम कैसे निकालेंगे वो समझने वाले हैं। ठीक है, कि बीक एसिड में हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैसे निकालेंगे, समझते हैं। देखो, तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल मान लेते हैं कि कोई अपने पास एच एक एसिड है। हमने क्या कंसिडर कर लिया कि एच क्योंकि इसके पास H+ है तो एसिड है। ठीक है। अब बीक एसिड है तो देखो इसमें इक्विलिब्रियम भी आ जाएगा, इस तरीके से डिसोसिएट हो जाएगा ये। ठीक। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने ले लिया, कितना, देखो आप, हमने माना कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है अपने पास, C। ठीक है, जब आपका ये एसिड डिसोसिएट नहीं हुआ था। देन अब जैसे हमने इसको सॉल्यूशन में ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसका डिसोसिएशन स्टार्ट होगा, इसमें सॉल्वेंट मिलाओगे तो डिसोसिएशन स्टार्ट होगा, एंड थोड़े टाइम के बाद इसमें क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, हम मान लेते हैं कि जैसे ही इस सिस्टम में इक्विलिब्रियम आया, उस टाइम पे हमने मान लिया कि इसके C अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए, कितने, C अल्फा, देखो इस तरीके से। तो C अल्फा मोल डिसोसिएट हो गए तो इसका कितना बचा होगा, C - C अल्फा, और H+ कितना बन जाएगा, C अल्फा, ए भी बन जाएगा C अल्फा। तो हमने माना क्या है कि C अल्फा मोल इसके क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए। C कॉमन है यहाँ पे तो हमने कॉमन ले लिया C1 - अल्फा। C क्या है, इसका कंसंट्रेशन है कि स्टार्टिंग में हमने कितना लिया, जब इक्विलिब्रियम आया तो फिर वो कितना बचा, क्योंकि ये डिसोसिएट हो जाएगा H+ और माइनस में। राइट। अब यदि हम आपसे कहें कि इस रिएक्शन के लिए आप के का एक्सप्रेशन लिखो, के मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड के लिए, जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था ना हमने, वही ऐसे। तो यहाँ पे के कैसे लिखोगे आप, वही प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड में रिएक्टेंट का, तो प्रोडक्ट में क्या क्या है, देखो H+ है, A- है, और डिवाइड में HA हो जाएगा आपका। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो के इक्वल क्या आ जाएगा आपका, देखो H+ का कंसंट्रेशन कितना है, C अल्फा इंटू C अल्फा डिवाइड में C1 - अल्फा। तो एक C से तो C कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना अपने पास, C अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। इतना क्लियर। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, क्योंकि अपने पास एसिड कैसा है, बीक है, सो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि फॉर बीक एसिड, देखो एसिड अपने पास है बीक, बीक एसिड है, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत कम डिसोसिएट होगा, बहुत कम अपने आयनों में ब्रेक होगा। तो इसके लिए जो हम मानते हैं कि अल्फा की जो वैल्यू है वो 1 से बहुत ज्यादा कम है। यदि अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा कम है बीक एसिड के लिए, तो हम बोल सकते हैं कि 1 - अल्फा इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के ही। जैसे आप 1 में से सपोज, ऐसे आप 0.000 आप यहाँ पे बोल सकते हो 1 या 0.00 कुछ भी यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हो। ठीक है, 0.02 ले लो, कुछ भी। यदि इतनी कम वैल्यू आप 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो उसको अराउंड हम 1 ही मान लेते हैं, लगभग ये 1 के बराबर ही तो है ना, क्योंकि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू नेग्लिजिबल है। तो बीक एसिड के लिए अल्फा की वैल्यू हमने क्या मानी कि नेग्लिजिबल, 1 के कंपेयर में बहुत कम है, क्योंकि बीक एसिड काफी कम ब्रेक होते हैं, है ना, अपने आयंस में टूटेंगे लेकिन बहुत ही कम। तो उस केस में आप 1 - अल्फा को 1 के इक्वल ले सकते हो। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, देखो C अल्फा स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया। अल्फा की वैल्यू निकालो आप यहाँ से तो आ जाएगी √K/C। तो ये आ गया अल्फा किसके लिए, बिक एसिड के लिए। ठीक है, सिंपल सा था। अच्छा, ये तो अल्फा आ गया अपने पास, हमें क्यों इसको निकालना था, देखो वो समझते हैं। क्योंकि जब हम पीएच कैलकुलेशन समझेंगे ना तो वहां पे आपको ये हेल्प करेगा, कैसे, देखो पीएच के लिए चाहिए पड़ेगा हमें H+ का कंसंट्रेशन, कितना है H+ का कंसंट्रेशन, देखो आप, तो दिया है C अल्फा। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो C √K/C। सी को अंदर लेके जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो C का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा C स्क्वायर।
तो 1C से 1C कैंसिल आउट हो जाएगा। राइट, अपने पास एक्सप्रेशन आ गया अंडर के ए इंटू सी। याद रखना, इसको भी हम यूज करेंगे, है ना, पीएच निकालते टाइम पे हम इसका यूज करेंगे। ठीक, तो अल्फा अपने पास आ गया के ए अपॉन इस स्क्वायर रूट में आपका सी हो गया। ठीक, यहाँ से आपके कुछ और रिलेशन निकल के आते हैं, वो भी ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे बता देते हैं हम आपको साइड में कि जो रिलेशन निकल के आएंगे बीक एसिड के लिए, और बीक एसिड, हाँ। तो बीक बेस का भी हमें सेम करना है, आप लोग कर सकते हो बाई योर सेल्फ। तो अपने पास निकल के अल्फा आया था कितना, ए। अगर ये अपने पास उसी एक एसिड के लिए हमारे पास हम डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर कुछ भी, यदि अपने पास अल्फा की दो वैल्यू है, अल्फा 1 के ए 1, अल्फा 2 के ए 2, तो यहाँ से देखो हम ऐसा भी निकाल सकते हैं, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, स्क्वायर रूट में ये हो जाएगा आपका के ए 1 अपॉन के ए 2। तो ये एक्सप्रेशन आपको कहाँ हेल्प करेगा, जैसे किसी क्वेश्चन में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है दोनों एसिड के लिए, या फिर के ए 1 के ए 2 की वैल्यू दी है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, और अल्फा के ए 2 के लिए अल्फा 2 पूछा है, तो हम इस एक्सप्रेशन का यूज करके वहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, ये तो बीक एसिड की बात हो गई। बीक बेस के लिए कैसे निकालेंगे, तो सेम तरीका आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं BOH। ठीक, वहां पे एसिड था तो HA ले लिया था हमने, यहाँ पे BOH, क्योंकि ये OH माइनस दे देगा। ठीक, यहाँ पे फिर से वही चीज करनी है कि इसको C ले लो आप, C-1 अल्फा हो जाएगा, तो C अल्फा, ये C अल्फा हो गया। फिर से अब देखो, बेस के केस में हम क्या बोल देंगे, KB। जैसे वहां पर के ए मतलब एसिड के लिए था, यहाँ पे B का मतलब बेस के लिए। तो क्या हो जाएगा KB का एक्सप्रेशन, अगेन सेम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, B+OH- आयन, डिवाइड में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो BOH हो गया। सिंपल, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो भी अपने पास है यहाँ पे। तो देखो अगेन, C अल्फा इंटू C अल्फा, एंड डिवाइड में C1 - अल्फा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा। के भी अपने पास कितना आ गया, देखो C अल्फा² डिवाइड में 1 - अल्फा। अब जो एजम्पशन हमने बीक एसिड में लिया था वही हम यहाँ पे भी ले लेंगे, कि फॉर बीक बेस, है ना, फॉर बीक बेस आप बोल सकते हो क्या, है ना, कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 1 से काफी कम होगी, क्योंकि बेस कैसा है यहाँ पे, बीक। ठीक, फॉर बीक बेस आप बोलोगे कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, काफी कम होगी 1 से, तो 1 - अल्फा को हम अप्रोक्स ले सकते हैं 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो के भी इक्वल हो जाएगा C अल्फा²। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, अगेन सेम, ओनली के की जगह पे क्या हो गया, KB। ठीक, सेम था। अच्छा, अब जैसे मान लो इसका पीएच निकालना होगा, तो यहाँ पे देखो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन है, तो बेस के केस में आप हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन निकाल दोगे, कितना है, C अल्फा, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप, तो C स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपको KB/C, और जो कि कितना हो जाएगा, अंडर C को ले जाओगे तो सेम KB/C हो जाएगा। सेम जैसे एसिड में आया था वैसे बेस में आया, बस एसिड में के था, इसकी जगह पे हमने KB ले लिया, सब कुछ सेम है, तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपने पास, है ना। इसमें भी आप सेम कर सकते हो बेस के लिए, कि अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल में स्क्वायर रूट ऑफ KB 1 अपॉन KB 2, ठीक, सेम है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जैसे एसिड में के लिखा हमने, बेस में KB लिखा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक चीज आपको और बता देते हैं, देखो बेस का भी फॉर्मूला आपके लिए लिख देते हैं। तो ये जो सारे फॉर्मूले जो हम आपको बताते जा रहे हैं ना, वो सारे आप एक साथ नोट करते चलना, ये आपको काफी काम आएंगे जब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो बिग बेस में आप लगा सकते हो ये वाला, KB 1 अपॉन KB 2। पीएच कैलकुलेशन आपको हम बताएंगे, बस अभी हमने क्या करवा दिया आपके लिए, देखो कंसंट्रेशन कैलकुलेट करा दिया, यही कही हम डायरेक्टली वहां पे यूज कर लेंगे, फिर से पूरा डेरिवेशन नहीं करते जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो। ठीक है, आप समझना यहाँ पे, ठीक है, समझना यहाँ पे, ठीक है, इस बॉक्स में। तो जैसे बेस के लिए हमने लिया क्या, KB, सिमिलरली एसिड के लिए जैसे हमने लिया था HA था, यहाँ पे हमने Ka डिफाइन किया, H+A- H। ठीक, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, एसिड क्या होते हैं जिसमें H+ आयन जो देते हैं, ठीक है। तो यदि हम बात करें कि H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, यदि H+ आयन अपने सॉल्यूशन में ज्यादा होंगे,
तो उसका मतलब क्या है, देखो के का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एच प्लस ज्यादा होंगे, के का मान ज्यादा होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो अपने पास एसिड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा। ठीक। किसी एसिडिक सॉल्यूशन में एच प्लस जितने ज्यादा होंगे वो उतना उतना अच्छा एसिडिक होगा, है ना। और जितने ज्यादा उसके पास के होंगे उतना अच्छा। और जितना ज्यादा वैल्यू उसके ए की आएगी उतना अच्छा वो अच्छा क्या माना जाएगा, एसिड आपका माना जाएगा। कैसे समझना, देखो के ए के एक्सप्रेशन में एच प्लस कहाँ पे है, न्यूमरेटर में ऊपर है। तो एच प्लस बढ़ेगा मतलब के ए की वैल्यू ज्यादा होगी, के ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो एसिडिक अच्छा होगा। सिमिलरली सिमिलरली आप यहाँ पे बोल सकते हो बेस के लिए भी। ठीक। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर बेस, बेस में क्या बोलोगे, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, दैट मीन्स केवी की वैल्यू बढ़ेगी। और केवी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, याद रखना, उसका बेसिक स्ट्रेंथ या वो बेस उतना अच्छा होगा। ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्जाम में कि उन्होंने क्या किया, आपको के और केवी की वैल्यू, मतलब जैसे बेस कंपेयर करने को देंगे तो केवी की वैल्यू दे दी, पूछ लिया कि कौन सा बेस अच्छा है। ठीक। तो केवी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो बेस उतना अच्छा होगा, के की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो वाला एसिड उतना अच्छा एसिड माना जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वहां पे कंपेयर कर सकते हैं। ठीक। तो के की वैल्यू ज्यादा मतलब अच्छा एसिड, केवी की वैल्यू ज्यादा मतलब वो अच्छा बेस होगा। ठीक। और ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, है ना, इससे क्वेश्चंस आपके आते हैं। हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, एक बार चैप्टर कंप्लीट होगा तो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे ऑल पीवाईक्यूज। लेकिन तब तक आपको ये सारे फॉर्मूले डिराइव करना भी सीख लेना है, अच्छे से रख लेना है। बोर्ड एग्जाम में आपसे डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो उसके लिए हमें फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक। तो बीक एसिड बीक बेस में हमने अल्फा निकालना सीख लिया, आपको इतना तो पता ही है कि इनके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है, क्योंकि सबके सब बीक इलेक्ट्रोलाइट है। सिंपल। अभी हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अच्छा, डिसोसिएशन कांस्टेंट एक और देख लेते हैं पॉलीपोटिक एसिड के लिए। जैसे हमने नॉर्मल के लिए तो देखा था लास्ट क्लास में, पॉलीपोटिक का देख लेते हैं। पॉलीपोटिक का मतलब होता है जिसके पास एक से ज्यादा एच प्लस आयन हो। जैसे सपोज हमने आपको दे दिया एग्जाम्पल में, सपोज हमने हमने यहाँ पे ले लिया H3PO3, H3PO4 ले लेते हैं, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड। इसके पास 3H प्लस है तो ये पॉलीपोटिक हो गया। तो इसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे निकालेंगे वो समझना है अभी हमें। ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं, देखो सबसे पहले क्या होगा, जो H3PO4 है ये अपना एक H प्लस आयन देगा। ठीक। और बनेगा क्या, H2PO4 माइनस। तो इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको हमने नाम दे दिया Ka1। ठीक। अच्छा, आगे क्या होगा कि जो बाकी का बचा कंपाउंड है H2PO4, वो फिर से इसमें H प्लस आयन है तो वो फिर से देगा, तो इसके लिए हम K2 ले लेते हैं। इसने भी H प्लस आयन दे दिया। बचा क्या, HPO4। एक माइनस पहले से था, एक और H प्लस निकल गया तो माइनस आएगा, तो टोटल होगा 2 माइनस। सिमिलरली वन मोर टाइम्स क्या होगा अभी कि जो HPO4 बचा हुआ है इसके पास भी एक और H प्लस है तो ये भी H प्लस दे देगा। तो इसको K3 बोलोगे आप, H प्लस निकल जाएगा। तो बनेगा क्या, ओनली PO4 3 माइनस। अभी इसके पास कोई H प्लस आयन नहीं है तो अब कोई H प्लस नहीं देगा। ठीक। समझ आया ना आपको ये बात, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, देखो एक चीज आप समझना, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं हम यहाँ पर। जो स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्मूला आपको दिया, H3PO4, इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम बोलते हैं इसको हम, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। इसके लिए यदि हम यहाँ पे एक लाइन में सीधा लिखते H3PO4 का पूरा डिसोसिएशन करते हम, तो इसके पास 3H थे तो ये 3H प्लस आयन एक ही बार में देता है ऐसे, और PO4 3 माइनस बना देता। इसके लिए हम बोल देते हैं कि K है। ठीक। अब आप एक चीज समझना, हमें क्या करना है, हमें रिलेशन बस पता करना है कि K1 K2 K3 से K कैसे निकालेंगे। हम हमें K निकालना है, जो कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है पॉलीपोटिक एसिड के लिए। किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, K की वैल्यू। अब आप समझना, इसके लिए यदि हम K लिखेंगे K1 तो क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जो कि कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। ठीक। सेकेंड वाले के लिए लिखोगे आप K2, तो वो भी कैसा हो जाएगा, देखो H+HPO4 2 माइनस और H2PO4
माइनस। ठीक। सिमिलरली इस नीचे वाले के लिए लिखेंगे हम K3 का एक्सप्रेशन, तो वो हो जाएगा H प्लस PO4 3 माइनस। ठीक। अब हम क्या करेंगे, यदि हमें पहली रिएक्शन जो स्टार्टिंग वाली रिएक्शन है वो चाहिए, तो हम इन तीनों को ऐड कर दें। तीनों रिएक्शंस को यदि हम ऐड कर दें तो देखो होगा क्या, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या अपने पास, H3PO4। ठीक। इसके लिए तो हम के ले लेते हैं, कितने H प्लस हो जाएंगे, 3H प्लस टोटल। और PO4 देखो आ गई ना स्टार्टिंग वाली रिएक्शन। और आपको याद होगा जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो हमने बताया था कि जब दो रिएक्शंस को हम आपस में जोड़ते हैं तो उसका जो फाइनल के होता है वो कैसे हो जाता है, बाकी जो रिएक्शंस हैं जिनको हमने ऐड किया है उनके जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उनके मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है ना, उनके प्रोडक्ट के इक्वल। दैट मीन्स यहाँ पे हम बोलेंगे कि जो के होगा ना यहाँ पे, वो K1 इंटू K2 इंटू K3 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से पॉलीपोटिक एसिड के लिए हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालेंगे, है ना। जैसे इस केस में हम क्या बोलेंगे, यदि के की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में K1 K2 K3 दिया है, तो हम तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यदि आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो इसको जब आप सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो आपके पास बचेगा के ओनली। करके देखना आप मल्टीप्लाई, सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा अपने पास, 3H प्लस और जो PO4 है। तो इसके लिए देखो आप यहाँ पे लिख लो के, क्या आता है इसके लिए, H प्लस की पावर होल क्यू हो जाता, क्योंकि 3 थे वो, PO4 3 माइनस होता, और नीचे था H3। तो जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको ये मिलेगा जो अभी हमने यहाँ लिखा ए वाला, मतलब के। ठीक। तो याद रखना जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं, तो उस नई रिएक्शंस के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं इसमें क्या, के की वैल्यू, राइट। अच्छा, यहाँ पे K1 K2 K3 है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इनकी वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, कि K1 ज्यादा होगा K2 की K3, राइट, आप कैसे बताओगे, तो देखो कॉमन सेंस से आप आंसर करोगे। हमेशा याद रखना है यहाँ पे K1 की वैल्यू ज्यादा आएगी K2 से, और K2 काफी ज्यादा मिलेगा आपको K3 से। ऐसा क्यों, तो ये समझना आप इसको, है ना, ये आया हुआ है एग्जाम में आपके। कैसे पता चला, देखो K1 के लिए जब हमारे पास ऐसे था तो वो क्या था, H3PO4, जो कि कैसा था, न्यूट्रल था। ठीक। तो इसने H प्लस आसानी से दे देना है। लेकिन जब आप निकालोगे दूसरा H प्लस H2PO4 में से, तो वो आयनिक है, उस पर माइनस चार्ज आ गया, H प्लस निकालना है। अब माइनस चार्ज ज्यादा है तो प्लस वाले को अच्छे से पकड़ के रखेगा, है ना। तो उस केस में, सेकंड के केस में, जो H प्लस हमें निकालना है वो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा हमें। H प्लस मिलेगा तो लेकिन बहुत कम, कंपेयर टू पहले वाले, क्योंकि पहले वाले में वो न्यूट्रल स्पीसीज से निकला। तो K1 की वैल्यू काफी ज्यादा मिलेगी K2 से। फिर K2 से K3 देखो आप, तो K2 की ज्यादा मिलेगी, क्योंकि K3 में जब हमने H प्लस निकाला तो किससे निकला वो, HPO4 2 माइनस, उसके ऊपर और भी ज्यादा माइनस चार्ज था, राइट। तो वो H प्लस और भी कम देगा, तो उसके लिए K3 की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। तो आंसर आपका ऐसा होता कि K1 की, हमेशा किसी भी पॉलीपोटिक एसिड में बात करेंगे ना, तो K1 की वैल्यू ज्यादा मिलेगी K2 से, K2 की ज्यादा K3 से, और फिर जितने भी होंगे उस तरीके से आप बोल सकते हो, राइट। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको कि जब भी पॉलीपोटिक एसिड होगा तो उसमें कैसे निकालेंगे हम वैल्यू, उसके सारे कांस्टेंट जो होंगे K1 K2 K3 सबका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ जाएगा। ठीक। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर रहा होगा काम, है ना, सिंपल सा है। आगे चलें, अब बात करनी है हमें पीएच की। देखो, तो अच्छा, इसके पहले पीएच आया कैसे, उससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं अपने पास, जैसे आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। ये क्या होता है वो समझना। जैसे वाटर अपने पास है, H2O है, ठीक, ये भी डिसोसिएट होगा H प्लस में और OH माइनस में। ठीक है। आप चाहो तो H3O प्लस लिख सकते हो, और OH माइनस एक ही बात है, क्योंकि H प्लस फ्रीली नहीं रहता है, वो कंबाइन रहता है वाटर मॉलिक्यूल के साथ। ठीक। तो हमने अभी नॉर्मली H प्लस ही लिखा, और इसके लिए हम बोल देते हैं K। तो K का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक।
अच्छा, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, के साथ में H2O को लेके आते हैं इस तरह। अब अपने पास जो वाटर हमने लिया वो तो फिक्स ही है, उसकी अमाउंट तो फिक्स है। तो वाटर की अमाउंट फिक्स है, के की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू भी फिक्स मिलेगी आपको। तो इन दोनों को मिला के एक हम नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं KW। ठीक। ये जो KW हमने दिया है यहाँ पे, वो KW क्या है, हमने ये मान लिया कि KW अपना किसके इक्वल है, K × H2O। तो के भी कांस्टेंट था, H2O की वैल्यू भी फिक्स थी। तो उसकी जगह पे एक हमने नया कांस्टेंट यूज कर लिया KW। KW को क्या बोलते हैं हम, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, KW। ठीक। इतना क्लियर, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं किया, जो अभी तक हम करते हैं वो सब है, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, किस पे, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, आप 298 केल्विन बोल सकते हो, इस पर KW की जो वैल्यू होती है वो होती है 10⁻⁻14। इसका मतलब क्या है, कैसे आया होगा ये, इसका मतलब ये है कि जो बॉटल अपने पास था जिसको हमने डिसोसिएट किया हुआ है, एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला, जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया, क्या पाया गया कि एट 25 डिग्री सेल्सियस ये जो बॉटल डिसोसिएट होता है उसमें 10⁻⁻7 कंसंट्रेशन या मोल पर लीटर आपके H+ होते हैं, और 10⁻⁻7 मोल्स होते हैं हाइड्रोक्साइड के। तो जब आप यहाँ से जब KW निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻⁻7, तो आ जाएगा 10⁻⁻14। एक कब आपका एप्लीकेबल है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक। दैट मीन्स आपका वाटर, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है तो H+OH- का कंसंट्रेशन सेम है। और कितना रहता है वो, 25 डिग्री सेल्सियस पर 10⁻�7, आप समझ सकते हो। 10⁻⁻7, दैट मीन्स वाटर आयोनाइज नहीं रहता है, बहुत ही नेग्लिजिबल, -7 है, कितना कम। तो इसीलिए वाटर में आयंस नहीं होते हैं, है ना, जो डिस्टिल वाटर हम बात करें तो KW आया कितना, 10⁻⁻14। कब, जब रूम टेम्परेचर था। ठीक। तो इसी की बेसिस पे हमने फिर क्या किया कि जो पीएच स्केल मिला हमें, उसका पीएच स्केल कितना है, 0 से लेके 14। वो 14 तक क्यों है वो समझ पाए ना आप, क्योंकि वाटर को देखो आप, 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका KW कितना है, 10⁻⁻14। ठीक। तो पीएच क्यों ले आया, पहले तो एक आपको वो समझना है कि किसने दिया था, वो सोरेनसन ने दिया था, जो कॉन्सेप्ट दिया था पीएच का वो किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। अच्छा, एक था क्या ये पीएच, पीएच कुछ भी नहीं था, एक पैरामीटर है, एक स्केल है, जिसमें हमने क्या किया, जैसे किसी आयन का कंसंट्रेशन आपने देखा 10⁻⁻7, 10⁻⁻15, इस तरीके से है सपोज। तो उसको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम्स होती है, कितने, अब डाटा तो काफी सारा मिलेगा किसी भी सॉल्यूशन का, तो एनालिसिस करने में प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि उसको एक नए तरीके से अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया कि जो भी कंसंट्रेशन था उसका उन्होंने नेगेटिव लॉग ले लिया, क्या ले लिया, -log। और उससे हुआ क्या, उससे जो आपका पावर में थी ना चीजें, वो नॉर्मल से आ गई, है ना, नॉर्मल डिजिट मिल गए, उसका एनालिसिस अच्छे से हो जाएगा। तो पीएच कुछ भी नहीं है, सिंपल आप बोलोगे -log ऑफ H+ion, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H+ion कंसेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं पीएच। ठीक। ये तो समझ आई हमें। अब पीएच जब हम निकालेंगे वाटर के केस में तो आपको मिलता है 7। वो 7 क्यों होता है, आप समझ पाए ना, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पर जो वाटर है ना, वो आपका ओनली 10⁻⁻7 मोल्स होते हैं उसमें, H+ और हाइड्रोक्साइड के, तो 7 होता है, इसीलिए 7 को फिक्स कर दिया न्यूट्रल पीएच। अब यदि हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, आप समझना, अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे, देखोगे, जो पीएच स्केल आप बनाओगे तो आपको पता है कि, सॉरी, आपको पता है कि जो आप पीएच स्केल बनाओगे, आपने देखा है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, वो आपका होता है 0 to 14, इस तरीके से। बीच में आपको 7 मिलेगा, यहाँ 14, यहाँ 0। ठीक। इस पीएच स्केल में आपको ये पता, चीजें पता है कि 7 से कम होगा यदि पीएच इधर, तो आपका एसिडिक होता है सॉल्यूशन, यदि इससे ज्यादा है तो उससे होता है क्या, बेसिक सॉल्यूशन। और इक्वल टू 7 है मतलब न्यूट्रल होता है, इस 7 को बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ठीक। ये अभी हमें पता है। तो ये हमने क्या कहा, वाटर को देख के आया, क्योंकि KW की वैल्यू कितनी थी, 10⁻⁻14 रूम टेम्परेचर पे। अब यदि आपसे हम बोले 80 डिग्री सेल्सियस, यदि हम बोले एट 80 डिग्री सेल्सियस, तो होगा क्या, देखो 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कितना डिसोसिएट होता था, 10⁻⁻7 में, है ना।
इतने मोल्स H प्लस के थे, इतने ही हाइड्रोक्साइड के थे। अब जब हम यदि 80 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो होगा क्या, आपको पता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा। मतलब अभी वाटर और भी ज्यादा डिसोसिएट होगा, ठीक है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, किसकी, वाटर की। कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो था क्या कि 10⁻⁷ मोल में डिसोसिएट था। लेकिन 80 डिग्री सेल्सियस पे हम मान लेते हैं कि सपोज वो हो गया कितना, 10⁻⁶ मोल डिसोसिएट। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो इस केस में जब 80 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो फिर पीएच, अब ऐसा नहीं है कि देखो, अब जिससे आपने कहा कि सर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर ज्यादा डिसोसिएट होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पहले वाटर आपका न्यूट्रल था तो अब एसिडिक हो जाएगा। आप नॉर्मल एक्सपीरियंस से समझ सकते हो कि जैसे आप घर में पानी उबालते हो, बिना उबला पानी आपका न्यूट्रल है, उबालने के बाद एसिडिक तो हो नहीं जाता, ना ही वो बेसिक हो जाता है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है कि जितना H प्लस उसमें ब्रेक होगा उतना ही OH माइनस भी बनता जाएगा, तो वो न्यूट्रल ही रहेगा। यदि हमने उसको हीट भी किया है, उसको उबाला भी है, तो उससे होगा क्या, H प्लस OH तो बराबर डिसोसिएट होंगे, तो वो आपका न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। ये बात तो समझ गए हम। इससे पीएच स्केल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो समझना। इससे इतना हो जाएगा, जैसे हमने 80 डिग्री सेल्सियस पे अब बोला कि KW कितना हो जाएगा, -12, 10⁻⁶ लिया हमने, राइट। तो इस केस में फिर आपका होगा क्या कि जो पीएच स्केल है वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, अब 0 से कितना हो जाएगा, 12। लेकिन न्यूट्रल पॉइंट तो देखो, न्यूट्रल पॉइंट अब कितना हो गया, 6 हो गया। बात समझ आई ना। तो कहने का मतलब, जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को ज्यादा किया, टेम्परेचर ज्यादा करने से क्या होगा, वाटर का डिसोसिएशन और ज्यादा होगा, H प्लस OH माइनस ज्यादा बनेंगे। अब देखो 10⁻⁻14 और 10⁻⁻12, कंफ्यूज नहीं होना। 10⁻⁻12 ज्यादा है ना, माइनस में पावर है तो 10⁻⁻12 ज्यादा होगा 10⁻14 से। तो हमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी वाटर की, ज्यादा, ठीक। उसकी वजह से पीएच स्केल क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, न्यूट्रल पॉइंट वाटर का शिफ्ट हो जाता है। जब 25 डिग्री सेल्सियस पर देखोगे तो न्यूट्रल किस में था, वो pH 7 पर। जब हमने उसको 80 डिग्री सेल्सियस हीट किया, उबाल दिया उसको, है ना, उसको बॉईल किया, तो उसमें क्या होगा, उसका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। ध्यान रखना, वाटर एसिडिक नहीं होगा, बेसिक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उसका न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, 7 से किस पे आ गया, ये 6 पर आ गया। तो पीएच स्केल की लेंथ इस तरीके से बदल सकते हैं। तो कहने का मतलब है किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर। तो ये कॉन्सेप्ट एक बार आया था आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि टेम्परेचर बदलने से क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। पहले 7 पे था, अभी वो 6 हो गया। एसिडिक बेसिक स्थिति चेंज नहीं होगी कि वाटर को हमने उबाला तो वो एसिडिक हो जाए, नहीं। क्या हो जाएगा उसका चेंज, न्यूट्रल पॉइंट उसका चेंज हो जाता है, पहले वो pH 7 पे था, अभी वो आ गया pH 6। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं यहाँ पर। तो पीएच हमने बताया कि क्या होता है, -log of H प्लस। सिमिलरली देखो, कहीं पे आपको -log लगा मिले उसकी जगह पे पी लिख लेना। जैसे हम बात करें, यदि हमें डिफाइन करना हो POH, तो कैसे बोलोगे आप, -log of OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन। जैसे आपको बोला जाए PK, तो -log of, और सॉरी अब यहाँ पे तो K आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ गए ना कि कहीं पे आपको -log लगा है तो उसकी जगह पे P लगा, -log K मतलब PK। सिमिलरली आप PKB को भी डिफाइन कर सकते हो, -log of KB। इतना तो समझ आया ना आपको। तो ये तो हो गया पीएच की नॉर्मल फॉर्मूला जो आपके पास होता है। अब आप एक ही चीज और यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली समझना। जैसे हम पहले बात करें फोक एसिड की, तो हमने आपको बताया, कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि H प्लस का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, ठीक, के की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। अब याद रखना, जब ज्यादा वैल्यू का -log लोगे तो वैल्यू कम आएगी, और कम का लोगे तो वो कंपेयर टू ज्यादा होगी, ठीक हो। तो कहने का मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, पीएच की वैल्यू क्या होती है, कम। इसका मतलब पीके क्या होगा, कम। ध्यान रखना, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो हमेशा। तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा, पीएच कम। जैसे आपको पता है कि यदि हम बोले pH 4, pH 4 ले लो, pH 2 ले लो, कौन सा वाला अच्छा है, ऐसे देखोगा pH 2 वाला। क्योंकि देखो इधर जाने पर एसिडिटी
इंक्रीज हो गई है। तो पीएच टू ज्यादा अच्छा है एसिडिक, तो जितना कम पीएच उतना अच्छा है एसिड। तो H प्लस का कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब पीएच वैल्यू कम आएगी। के की वैल्यू ज्यादा मतलब पीके कम आएगा, उसका माइनस लॉग लोगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, इन सारी कंडीशंस का मतलब होता है कि वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। बात समझ आई ना। तो H प्लस बढ़ेगा, के इंक्रीज होगा, पीके कम होगा, पीएच कम होगा, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ अच्छी होगी उसकी। सिमिलरली फॉर बेस के लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर बेस। अब बेस में हम हाइड्रोक्साइड आयन देखते हैं, ठीक है। तो देखो हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। ठीक, आप बोल सकते हो के की वैल्यू इंक्रीज होगी। और सॉरी, अब के तो यहाँ पे कैसे आ गया, के भी आएगा ना यहाँ पे। तो के भी आप यहाँ पे नोट करना। सॉरी, हाँ। तो ओ एच, तो के बी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो हम बोलेंगे कि पी ओ एच की वैल्यू कम होगी, है ना, पी के बी की वैल्यू कम होगी। और यदि हम पीएच से कंपेयर करें तो पीएच इंक्रीज होगा। ठीक, पीएच ज्यादा होगा, 7 से ज्यादा होगा पीएच, है ना, तो बेसिक होता जाएगा। तो हम बोले 11 और 14, तो कौन सा अच्छा होगा, 14 वाला, हाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी बेसिक स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। तो या तो हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो जाए, केबी की वैल्यू ज्यादा हो जाए, पीओएच कम आए, पीकेबी कम हो जाए, पीएच ज्यादा हो जाए, तो हम बोलेंगे कि वो अच्छा बेस होगा। तो ये सारे फैक्टर्स याद रखने हैं आपको, है ना। सिंपल था यहाँ तक। सॉरी ऑल ऑफ यू। राइट। तो ये तो होगी नॉर्मल सी बातें जो आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, पूरी कॉन्सेप्चुअली है। कि H प्लस ज्यादा होगा, के की वैल्यू ज्यादा आएगी, पीएच कम हो जाएगा, पीके कम हो जाएगा, एसिड अच्छा होगा। ठीक, सिमिलरली बेस में हमने देख लिया। राइट। तो ये कॉन्सेप्चुअली चीजें जो है ना वो आपको ध्यान में अच्छे से रखनी है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें नहीं तो फिर, है ना। अब एक रिलेशन और आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, उसको भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना, है ना। एक और रिलेशन देखते हैं, यहाँ पे स्पेस है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको देख लेंगे। यहाँ पे समझते हैं, अच्छा। यहाँ पे देखो वो रिलेशन आपको हम यहाँ पे बता देते हैं। ये हाइड्रोलिसिस अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ देखो आप एक बार। ठीक। तो यहाँ पे एक हम रिलेशन बताने वाले हैं। ठीक। वो रिलेशन आपको नोट कर लेना है। रिलेशन बिटवीन पी के डब्ल्यू, ठीक, एंड पी एच आप बोल सकते हो, और पी ओ एच। अच्छा ऐसे लिख लो आप। किस किस में रिलेशन हम बताने वाले हैं आपको, पी के डब्ल्यू, ठीक, पी एच एंड पी ओ एच। ठीक, समझना इसको। तो अपन हमने क्या देखा बॉटल के लिए, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की हमने बात की थी, वो कुछ अपना ऐसा था। के डब्ल्यू कैसा था, कुछ ऐसा। ठीक। दोनों साइड का लॉग ले लें हम, नेगेटिव लॉग। तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस लॉग एच प्लस का कंसंट्रेशन है, इंटू हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन। ठीक। अब माइनस लॉग का मतलब क्या कहा था हमने, पी। तो ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू। अब आप यहाँ देखो माइनस लॉग, ये हो जाएगा एच प्लस का कंसंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। एक चीज याद रखना, लॉग के फॉर्मूले यदि आपको नहीं आते हैं हम बता देते हैं, देखो। यदि अपने पास होता है लॉग एक्स इंटू वाई, तो इसका मतलब हो जाता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक। तो वही हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, माइनस साइन बाहर था इसलिए दोनों माइनस के हो गए। ठीक। तो माइनस लॉग एच प्लस को आप क्या बोलोगे, पी एच। सिमिलरली इसको भी क्या बोलोगे, माइनस लॉग ओ एच को पी ओ एच। तो पी के डब्ल्यू इक्वल हो जाता है पी एच प्लस पी ओ एच। रिलेशन समझ आया ना। तो यहाँ पे रिलेशन क्या मिला हमें, पी के डब्ल्यू इक्वल होता है पी एच प्लस पी ओ एच। आप समझ आया ना, वो पी एच स्केल क्यों 14 पे था, यहीं से। अब आप यहाँ पे एक चीज और देखो, हमने देखा था कि पी के डब्ल्यू के मान कितना था, 10⁻⁻14, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻⁻14 इक्वल पी एच प्लस पी ओ एच। ठीक। तो यहाँ से आपका आ जाएगा पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल हो जाएगा, 14 बाहर निकल आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। तो ये रिलेशन अपने पास एक और आ गया। इससे क्या फायदा होगा,
जब हमें बेसिक सॉल्यूशन दिए होंगे तो हम पीओएच मिलेगा हमें वहां पे। पीओएच से हम कैसे निकालेंगे पीएच, इससे पीओएच जितना आएगा उसको 14 में से माइनस कर दो तो पीएच आ जाएगा अपने पास, ठीक। इस तरीके से हम निकालेंगे, राइट। क्लियर हुई ना बात। तो पीओएच यदि कम आता है तो पीएच क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्योंकि 14 में से कम वैल्यू आप माइनस करोगे। तो ये फॉर्मूले याद रखना, इससे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना वो हम आपको नेक्स्ट सेशन में कराने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, जो अब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक की कि पीएच कैलकुलेशन फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस कैसे निकालेंगे, तो फिर से समझ लेते हैं हम वही चीजें, है ना। आपको याद होगा हमने कहा था H प्लस का कंसेंट्रेशन याद रखना। तो फॉर वीक एसिड अभी अभी हमने आपको बताया है, इसी सेशन में हमने बात की है इस तरीके से, राइट। कि एच लिया था हम लोगों ने, ये बनाया था, राइट। हमने आपको बताया था कि इनिशियली सी लिया था हमने, ये अपना था C1 माइनस अल्फा एट इक्विलिब्रियम, ए सी अल्फा, ये सी अल्फा। तो हमें पीएच निकालने के लिए क्या चाहिए पड़ेगा, H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है यहाँ पे, H प्लस अपना सी अल्फा, और अल्फा की वैल्यू रखने के बाद आपको मिला था ये कितना, के इंटू सी, याद होगा आपको, राइट। तो H प्लस का कंसंट्रेशन अपने पास है कुछ इतना, के इंटू सी, इसकी पावर में हाफ। पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस लॉग ले लो, तो आपका यहाँ पे देखो माइनस लॉग H प्लस का कंसंट्रेशन, ये कितना हो जाएगा, माइनस लॉग के इंटू सी, और पावर में कितना है, हाफ। हाफ बाहर आ जाएगा तो इसको तो आप लिख लोगे पीएच, ये बाहर आ गया तो बचा कितना, देखो अंदर इसको लेके चले अपन, तो माइनस लॉग के, और ये हो जाएगा माइनस लॉग सी, माइनस साइन था ना बाहर तो दोनों माइनस के हो गए। तो यहाँ से आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा पीएच इक्वल हाफ, ये क्या हो जाएगा, देखो पी के, माइनस लॉग को पी बोल सकते हो, तो पी के माइनस में लॉग सी। तो ये आ गया इसका रिलेशन, ठीक, पीएच का। ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ए बिग बेस के लिए, आपको सॉरी बिग एसिड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक। समझ आया ना आपको। तो वहां पे हमने इसलिए आपको बताया था कि H प्लस कैसे निकला हमें, अल्फा की वैल्यू से। तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया किसके लिए, बिग एसिड के लिए। बिग बेस का भी कर लेते हैं जल्दी से हम लोग इस तरफ। तो ये सारे फॉर्मूले ना आप एक साथ लिखते चलना, हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं कि कहाँ से आए हैं, ठीक है। फिर तो आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो आपको फॉर्मूले डायरेक्ट आना चाहिए, नहीं आता है कहीं फंस गए आप, तुरंत आप यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से, राइट। बेस के लिए आपको हमने बताया था BOH, इस तरीके से एक जनरल एग्जाम्पल लिया था हम लोगों ने, और कुछ इसी तरीके से किया था, राइट। सी लिया था, तो यहाँ पे C1 माइनस अल्फा हुआ था ये। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना आया था, ये आपका हो गया था, अगेन सी अल्फा है तो ये आया था स्क्वायर रूट में के वी इंटू सी, क्योंकि इसके लिए होता था के ए, इसके लिए था के वी, ठीक। तो यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, दोनों साइड का माइनस लॉग ले लो आप, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग के वी इंटू सी की पावर हाफ। अब सिंपल मैथमेटिक्स ये हो जाएगा आपका पीओएच, तो ये आ जाएगा माइनस लॉग, ऐसे 1/2 को बाहर ले लो आप, ठीक, बेट 1/2 नीचे आ जाए, पूरा सेम है, हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेते हैं ना, आप लोग कर लोगे इसको तो अभी, माइनस हाफ बाहर आ जाएगा तो आपका हो जाएगा हाफ, तो हो जाएगा पी के बी माइनस लॉग के बी और माइनस लॉग सी। तो ये तो रिलेशन हो गया अपने पास, ठीक। अभी ये पीओएच है, हमें क्या चाहिए, पीएच, तो हमने कहा था कैसे निकालोगे पीएच, तो रिलेशन याद होगा आपको, पीएच प्लस पीओएच इक्वल कितना होता है, 14। तो यहाँ से आप देखो पीएच कितना हो जाएगा, 14 माइनस पीओएच, यही था ना, सॉरी, यही रिलेशन था अपने पास, ठीक। तो इसी का यूज करके हम यहाँ पे निकालेंगे अभी किसको, पीएच को। तो पीएच इक्वल कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे 14 माइनस पीओएच मतलब हाफ, पीकेबी माइनस लॉग सी, हो गया आपको सिंपल सा काम, राइट। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, बेस के लिए ये आ जाएगा आपका पीएच, ठीक। तो सिंपल है, दोनों फॉर्मूले ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे बेस के केस में पहले हम पीओएच निकालते हैं, फिर पीएच मिलता है हमें 14 में से माइनस करके। एसिड में ऑलरेडी H प्लस होता है तो डायरेक्ट हम पीएच निकाल लेते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले आज अभी हमने देखे हैं सारे आपको नोट डाउन कर लेने हैं अलग से एक कॉपी में,
और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो हम आपको लेके आने वाले हैं अगले सेशन में। तो इसके बाद हमें पढ़ना होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये जो चार टॉपिक अभी इस चैप्टर के बचे हैं उसको भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करा देंगे। इसके बाद जितने भी पीवाईक्यू आए हैं इस चैप्टर से, हाँ ना, 1 2 3 साल पहले के, तो उनको हम आपको एक सेशन में कवर करा देंगे, राइट। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट वाला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन आपको उसके पहले इस वीडियो को देख लेना है, अपने नोट्स बना लेने हैं पूरे अच्छे तरीके से। और कहीं डाउट रहता है, कोई डिफिकल्टी आती है तो कमेंट सेक्शन में आपको पूछ लेना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप सो कि ऑल क्लियर। तो सेशन को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आप नए हो अभी इस चैनल पर तो उसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर लेना है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। I hope so all clear, right everyone?